आज आप लोगों को कहानियों के इस सीरीज में हिंदी स्टोरी पर एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे आप लोगों को सुनना होगा। ये बहुत ही सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों का एक ताना बाना है दोस्तों। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने गांव में एक होटल डालते हैं। उनका मानना होता है कि इस होटल से कई एक लोगों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परदेशों में बिताया था। बड़ी मेहनत मशक्कत करके वह अपने आप को समृद्ध किए थे, धनवान बनाए थे, और वह अपने बच्चों, अपने परिवार की पूरी दायित्वों के निर्वहन करने के बाद, उन्हें इस्टेब्लिश करने के बाद अब सेवानिवृत्त हो गए थे अपनी जिम्मेदारियों से, अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण कार्यों और दायित्वों से भी। अब उनके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा था कि वो अपने गांव, जिस मिट्टी से वो जुड़े रहे, अपने गांव से जहां से वो चले थे, जहां पले बढ़े थे, उन गांव वासियों को वो कुछ देना चाहते थे। दरअसल उनके गांव में ज़्यादातर लोग किसान थे, खेती गृहस्थी करते थे, और प्रदेश आदि में कम ही लोग जाते थे। जो गए भी वो परदेसी होके ही रह गए, वापस गांव में लौटे ही नहीं। बहुत पिछड़ा गांव था उनका। लेकिन उनके गांव से नज़दीक एक महामार्ग निकला, जिसे 4 लेन कहते हैं। उस 4 लेन पे कई एक लोगों के नए नए अलग अलग उद्योग दूर दूर से लगाने वाले, बाहर से आने वाले रिसोर्ट, रेस्टोरेंट, होटल, पेट्रोल पंप आदि डालने वाले लोग आ रहे थे। उन अंकल को यह बात जब जानकारी हुई, उन्होंने अपने बच्चों से बात किया जो प्रदेश में थे, उनके साथ थे, कि मैं अब अपने गांव में जाकर बेटे कुछ करना चाहता हूं। उनका एक ही बेटा था, वो उन्हें बहुत प्यार करता था, बहुत सम्मान भी करता था, लेकिन वो तैयार नहीं हो रहा था। फिर भी अंकल अपने गांव आए, वहाँ पे होटल खोला। फिर आगे क्या हुआ, इन बातों को जानने के लिए आप लोगों को रहना होगा हमारे साथ हिंदी स्टोरी पे। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूँ मैं, और हिंदी स्टोरी पे आज जो कहानी लेकर आया हूँ उसका नाम है होटल की लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, अंकल अपने होटल यानी ढाबे जैसा एक होटल था शानदार, वहाँ पर बैठे हुए थे, जिसका नाम था ब्रह्मभोज। जी हाँ, ब्रह्मभोज होटल का नाम। यह नाम बड़ा असहज लगता था कुछ लोगों को, क्योंकि उत्तर भारत में खासकर ब्रह्मभोज को लोग मृत्युभोज से जोड़ते हैं और इसे एक तरह से अशुभ मानते हैं। लेकिन यह एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। उनका मानना था कि यह एक सात्विक भोजन का शब्द है, सात्विक भोजन का प्रमाण है। ब्रह्मभोज पर ज़्यादा कुछ खाने को नहीं मिलता था। उस पर बहुत अच्छे 2 किस्म की सब्जियां मिलती थी, पूड़ियाँ गरम गरम मिलती थी, दही और चूड़ा मिलता था। उत्तर प्रदेश और बिहार में खास करके दही चूड़ा खाने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं। दही चूड़ा, चीनी और सब्जी उसके साथ कुछ लोग खाते हैं। अब आप लोगों को बताऊं कि ब्रह्मभोज पर बहुत ज़्यादा लोग अभी नहीं आते जाते थे, लेकिन उस पर काम करने वाले जो लोग थे, अक्सर उनको खाली बैठना पड़ता था। एक दिन अंकल ऐसे ही गुमसुम अपने होटल पे बैठे थे, तभी वहाँ पर एक नवयुवक और एक नवयुवती, या यूं कहें कि एक नव दंपत्ति जो अभी हाल ही में शादी ब्याह के बंधन में बंधे थे, वह दोनों लोग पहुँचे। उनकी गाड़ी रुकी, वो उतरे। बहुत ही सुंदर दोनों की जोड़ी थी। दोनों ने ब्रह्मभोज की ओर देखा, उसके बोर्ड की तरफ, अंकल की तरफ देखा, और फिर होटल में प्रवेश कर गए। अंकल ने उन्हें बड़े सम्मान से, बड़े स्नेह से होटल में बिठाया, जलपान आदि पानी वगैरह दिया, और फिर उनका ऑर्डर लिया। ऑर्डर लेने के बाद उन्होंने पूरी सब्जी का पत्तल उनके सामने लगवाया। पत्तल में मिलता था खाना वहाँ, जो आमतौर पे गाँव में ही मिलता है। पत्ते की बनी हुई थालियाँ होती हैं। थोड़े ही देर बाद, अभी वो लोग गर्मा गर्म पूड़ियों का टेस्ट भी नहीं लिए थे कि कुछ ही देर में उस होटल में बहुत सारे ग्राहक आ गए और सभी टेबल भर गए, सभी पर लोग बैठ गए। चारपाइयाँ भी वहाँ बिछी हुई थी, चूंकि ढाबा जैसा जगह था वो, तो वहाँ पे हर तरह के बैठने की व्यवस्था थी। अंकल का ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट था। तो वहाँ पर सब ग्राहक भर गए, सभी लोगों का ऑर्डर लेने लगे। पूरे स्टाफ, रसोइये को उस दिन पूरा अच्छा खासा मेहनत करना पड़ा। वो भी बड़ा खुश हुआ और सभी लोग खुश हुए, अंकल भी और सारे स्टाफ, कि आज हमारे होटल की अच्छी आमदनी होगी। अब उनका ध्यान उस नव दंपत्ति पर गया जो पहले आए थे।
उनको वो बड़े लकी साबित हो गए थे, उन्हें वो बड़ा आकर्षित कर रहे थे। उन लोगों ने खाना खाया, उनके रिक्वेस्ट पर दही चूड़ा चीनी का भी स्वाद चखा और फिर जाने को तैयार हुए। अंकल ने उनसे आग्रह किया कि आप कल भी ज़रूर आइए, एक बार आपका गांव अगर यहाँ नज़दीक में है तो कृपया ज़रूर आइए, खाइए या नहीं खाइए लेकिन आइएगा ज़रूर, बिटिया को भी लेकर आइएगा, ऐसा उन्होंने कहा। अब क्या था, विजय जो कि उस युवक का नाम था, वह सोच में पड़ गया कि ये बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के समान हैं और मैं इनको क्या कहूँ। फिर भी उसने कहा ज़रूर। पैसे देने लगा तो अंकल ने पैसे लेने से मना कर दिया। अंकल का नाम था महावीर प्रसाद। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी के ये मुख्य किरदार थे। उनकी उम्र जो है लगभग 70 के पार थी और पूरी तरह से वह बड़े भाव विभोर हुए। उन्होंने उस महिला को, उस युवती को एक तरह से लक्ष्मी के रूप में देखा। थोड़ी देर में ये सिलसिला चलता रहा। विजय अपनी पत्नी के साथ वापस अपने घर चला गया। उसने घर जाकर ये सारा वाकया फ़ोन पर अपने एक दोस्त को बताया जो शहर में रहता था, जहाँ पर विजय रहता था। उसके दोस्त का नाम था सौरभ। सौरभ को उसने बताया, सौरभ ने ही बताया था विजय को कि वहाँ एक ब्रह्मभोज नाम का होटल है और वहाँ पे जाना, उस रास्ते से गुजर रहे हो तो वो बहुत अच्छा खाना देते हैं, बहुत बढ़िया टेस्टी पूरी सब्जियाँ और अन्य चीज़ें मिलती हैं। आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि विजय वापस जब खाना खाकर घर गया तो उसने अपने दोस्त सौरभ को बताया कि यार तुमने बहुत अच्छी जगह मुझे सजेस्ट किया था, बताया था, और वो बड़ा टेस्टी वाकई खाना दे रहे हैं और वो अंकल जो हैं वो बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े बेहतरीन इंसान हैं, बड़े जागरूक हैं। उनका एक बेटा भी है जो प्रदेश में, शहर में कहीं रहता है और वो बहुत अच्छा पैसा भी कमाता है और वो नहीं चाहता है कि उसके पिता ऐसा कुछ करें, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि उनके गांव में कुछ लोगों को वो रोज़गार मुहैया करा सकें और सेवा भी हो सके। इस बात को सौरभ सुनता रहा, उनकी बातें ख़त्म हुई, ये सिलसिला चलता रहा। दूसरे दिन फिर से सौरभ फ़ोन किया और विजय से पूछा, क्या तुम आज भी ब्रह्मभोज पर भोज करने जाओगे? तो विजय अभी सोच नहीं पाया था कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन सौरभ से बातें होने के बाद उसे फिर से याद आया और अपनी पत्नी को लेकर वह दोपहर के आसपास फिर से पहुंच गया उस होटल पे। फिर गया तो वहाँ फिर से सन्नाटा था। जैसे ही ये लोग बैठे, थोड़े ही देर बाद फिर से तमाम ग्राहक वहाँ पर आ गए और होटल फिर से चल पड़ा। ये सिलसिला ऐसा चलता रहा कुछ दिन तक। विजय जब तक छुट्टियों पर गांव में था तब तक वह उस होटल पे प्रतिदिन आना जाना किया करता था। अंकल उससे बहुत खुश थे, लेकिन इस बीच वह देखा करता था कि वहाँ बहुत भीड़ लगने लगी है। वो ये देखा करता था कि वहाँ पे कई एक यूट्यूबर ब्लॉगर आकर फूडी ब्लॉग बना रहे हैं और अंकल देखते ही देखते बहुत व्यस्त हो गए हैं, बहुत बिजी हो गए हैं। लेकिन उन्होंने एहसानमंद होना नहीं छोड़ा है। वो विजय का और उसकी पत्नी लक्ष्मी, जिसका असली नाम भी लक्ष्मी था, उन दोनों का धन्यवाद जरूर देते थे कि आप दोनों आए, आप दोनों के आने से हमारे होटल का रौनक बढ़ गया, हमारे होटल का चल पड़ा, हमारे यहाँ कई लोगों को रोजगार मिल गया। ये बातें विजय को बड़ी अच्छी लगती थीं, उससे भी ज़्यादा उसकी पत्नी को अच्छी लगती थी। विजय अब कुछ दिनों बाद, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई उसकी, छुट्टियाँ बिताकर जब प्रदेश लौटा तो एक दिन अपनी पत्नी के साथ वो सौरभ के घर गया। उसका दोस्त सौरभ थोड़े ही दूर पर रहता था। सौरभ के घर गया, वहाँ पर बैठा, चाय पानी हो रहा था, होने का तैयारी हो रहा था। सौरभ की पत्नी अंदर पकोड़े बना रही थी। सौरभ इनसे बैठकर बातें कर रहा था, विजय और उसकी पत्नी लक्ष्मी से। तभी सौरभ की पत्नी ने अंदर किचन से आवाज़ दिया। सौरभ अंदर गया और फिर उसने कुछ सामान लाने के लिए जल्दी जल्दी सौरभ को दुकान पे या बाजार में भेज दिया। सौरभ आनन फानन में अपनी मोबाइल चाय पानी की टेबल पे ही भूल के बाजार चला गया। विजय से बोल कर गया, अभी आ रहा हूं, बोल कर चला गया। अब क्या था, जैसे ही वो गया वैसे ही सौरभ की मोबाइल जो टेबल पर पड़ी थी उस पर एक फ़ोन बजा। घंटी बजी, पूरी घंटी बजकर कट गई। विजय सोचा, मैं क्यों उठाऊं, भाभी को आवाज़ दे देता हूं। उसने आवाज़ तो दिया, लेकिन अंदर सौरभ की पत्नी रूबी शायद सुन न सकी तो वो आई नहीं। फ़ोन कट गया। फिर दोबारा फ़ोन की घंटी बजी
तो विजय को लगा कि लगता है कोई ज़रूरी फ़ोन है या ज़रूरी व्यक्ति है, मैं उठा लेता हूँ और ये बता देता हूँ कि अभी सौरभ थोड़ी देर में आते हैं तो मैं बात करवाता हूँ। उसने फ़ोन उठाया, जैसे ही रिसीव किया वैसे ही सामने वाले की आवाज़ आई कि भैया अब तो आपके पापा का होटल ब्रह्मभोज बहुत बढ़िया चल पड़ा है, अब वो एकदम वायरल हो गया है, चर्चित हो गया है, हम लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन भैया पैसे आप और जो बाकी है वो भेज दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर पैसे कम पड़ गए हैं। यह सुनकर विजय अभी कुछ कह पाता तब तक रूबी किचन से पकौड़ों का थाली और प्लेट लेकर चली आई। उसने सौरभ की पत्नी रूबी को फ़ोन थमा दिया। रूबी ने फ़ोन लिया और कहा कि भैया थोड़ी देर में वो आएंगे तब बात करिएगा, अभी वो बाहर गए हैं, सौरभ बाहर गए हैं। सामने वाला फ़ोन रख दिया। रूबी विजय की ओर देखकर बोली, आप लोग पकौड़े खाइए, अभी वो आ ही रहे होंगे। तब तक सौरभ बाहर से कुछ सामान लेकर बाजार से आ गया। खाने पीने के ही कुछ सामान थे, दूध आदि। अब आप लोगों को बता दें कि जैसे ही वो आया, रूबी ने उससे कहा कि देखो ये फ़ोन आया भैया का गांव से, जो लोग पापा का होटल चलाने का जिन लोगों को काम सौंपे थे तुम, उनका फ़ोन आया था, बात कर लेना। यह बात सौरभ रूबी के मुंह से जैसे ही सुना, विजय की ओर देखने लगा और इशारों ही इशारों में रूबी को थोड़ा शांत होने जैसा कुछ किया और फ़ोन ले लिया और मुस्कुरा कर बोला, हाँ ठीक है, फ़ोन भूल गया था मैं, अभी बात कर लूँगा। ये कहकर सौरभ फ़ोन जेब में रख लिया। विजय को समझते देर न लगी थी कि माजरा क्या है। वो सारी बातें समझ चुका था और फिर भी उसने ये जताया नहीं कि वो इस रहस्य को जान चुका है। चाय पानी हुआ, खाना पीना जो भी होना था हुआ। शाम हुई, विजय अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ अपने घर वापस चला गया। रात हुई, वो सोया था, पत्नी सो चुकी थी। विजय सोच रहा था कि मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी के मन से ये भ्रम कभी टूटने नहीं दूंगा जो अंकल ने उसके लिए कहा था कि तुम मेरे होटल की लक्ष्मी हो। लेकिन असली हीरो, असली नायक तो कोई और था, जो अपने तमाम मशक्क़तों से, अपने पैसे और अपना बिना कोई वाहवाही लूटे, बिना कोई श्रेय लिए, अपने पिता के प्रति ऐसा दायित्व तो निभा रहा था। अपने पिता के उस स्टार्टअप को जो रनिंग के लिए, चलाने के लिए पूरी ताकत लगा दिया था, वो सौरभ असली हीरो था। बेटा हो तो ऐसा हो, ये सोचते हुए विजय न जाने कब नींद की आगोश में चला गया और यह बात वहीं खत्म हो गई। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आई होगी। सौरभ जो अपने पिता को भले वो होटल न चलाने या कोई कार्य न करने की सलाह दिया करता था, जब उसने देख लिया कि उसके पिता ने यह कार्य कर ही दिया है, तो वो बड़ी खामोशी से अपने पिता का सहयोग कर रहा था। वो पैसे खर्च करके वहाँ पर ग्राहकों को भेजता था, फूडी ब्लॉगरों को भेजता था और तमाम ऐसी युक्तियाँ लगाता था जिससे कि उसके पिता का होटल ब्रह्मभोज चल पड़ा और वह बहुत सुर्खियों में आ गया। वहाँ पर बहुत सारे लोग अब खाना खाने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। उसके गांव के तमाम लोगों को वहाँ पर वेटर का, रसोइये का और तमाम तरह का रोजगार मिल गया है। आप लोग क्या कहेंगे महावीर प्रसाद जो अंकल थे उनके बारे में या फिर इस कहानी के बारे में? आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि ये कहानी मैंने अपने स्वयं ही सोच विचार कर तैयार किया है। मेरी पत्नी को इसमें धन्यवाद जाता है, इसलिए कि उन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में एक दिन चर्चा किया, उसी को आधार बनाकर इस कहानी को मैंने लिखा। बाकी ब्रह्मभोज जो शब्द है यह एक तरह का स्टार्टअप है, इसको शीघ्र ही नहीं कहेंगे, लेकिन भविष्य में कभी धरातल पर उतारने का जो कोई भी प्रयास करेगा वो बेहतर ही करेगा। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, शुक्रिया।